May I come in? Yes, please do. Good evening. Good evening, sir. Please take your seat. Thank you, sir. You're Farman. Yes, sir. फरमान अहमद खान. Yes, sir. ठीक है फरमान, तो अपना परिचय दीजिए. सर मेरा नाम फरमान अहमद खान है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ. मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन सारी गुड़गांव से ही हुई है. उसके बाद मैंने बीटेक किया है गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से. मेरे माता गृहिणी हैं और पिता सरकारी ऑफिसर हैं और मैंने अपनी हॉबी मेरी नुमिस्मेटिक्स है और ट्रैवलिंग करना है. ओके. तो फरमान, आप ने किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है? सर एंथ्रोपोलॉजी. ऐसा आपने क्यों किया, जो कि ये तो आपका पढ़ा हुआ विषय नहीं था, आप तो इंजीनियरिंग करके आए थे? यस सर. सर इंजीनियरिंग का मैंने आईटी से इंजीनियरिंग की है, तो वो सब्जेक्ट यूपीएससी में था नहीं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कई निकट के विषय उपलब्ध थे. सर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता था उस समय. मैंने एंथ्रोपोलॉजी को इसलिए चूज़ किया कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ह्यूमन रेस से थोड़ा रिलेटेड था, तो मुझे लगा कि ये विषय मेरे लिए सही होगा. मुझे बताइए कि कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसमें बाइपेडलिज्म, दो पैरों पे चलने की जो प्रवृत्ति इस प्रजाति में आती है और बड़ा मस्तिष्क आता है, इसकी वजह से अंततः पेट्रियार्की आती है, पितृसत्ता आती है. क्या रिलेशनशिप है बाइपेडलिज्म, बिग ब्रेन, बिग स्कल का पेट्रियार्की से? सर माफ़ी चाहूँगा, मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है. आपको क्या लगता है कि जो मनुष्य समाज का जो विकास हुआ है उसमें जेंडर कब एक इम्पॉर्टेंट, किस स्थिति में आकर जेंडर एक महत्वपूर्ण सोशल कंस्ट्रक्ट बन जाता है? सर जब एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई थी उसी के साथ ही सोसाइटी में हमारी विभाजन होने लग गया था. वहाँ पे ही पहली बार देखा गया कि पूर्णतः जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर बेस्ड वर्क हमारा डिस्टिंग्विश हो गया. तो मेरा मानना है कि जैसी एग्रीकल्चर की उत्पत्ति न्यूलिथिक पीरियड में हुई, उसके बाद से ही हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट हुआ. क्यों हुआ ऐसा? खेती के विकास से ऐसा क्या संबंध था जिससे कि स्त्रियों के साथ भेदभाव शुरू हो गया? सर उस पीरियड में डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो मेल थे वो बाहर चले जाते थे या फिर खेत में रहते थे, और डिवीज़न ऑफ लेबर होने की वजह से स्त्री हमेशा घर के ही काम करने लग गई थी. उसकी वजह से यहाँ पे जेंडर बेस्ड वर्क डिवाइड हो गया था और डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई थी. फरमान, आपने तो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा है. व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन? क्या है धर्म का मानव विज्ञान क्या है? सर इसकी बहुत सारी थ्योरीज है धर्म से रिलेटेड, जो कि ई.बी. टेलर ने एनिमिज्म की थ्योरी दी थी. उनका मानना था कि धर्म की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है कि जो पहले पूर्वज को पूजा जाता था, उसके बाद से वो प्रिमिटिव रिलीजन उन्होंने नाम दिया. उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी उत्पत्ति के साथ साथ जो हुआ कि मनुष्य नेचर को पूजने लग गया, या फिर हम फेटिज्म बोलते हैं कि एनिमल्स की पूजा करने लग गया, क्योंकि मनुष्य के दिल और दिमाग में एक डर की उत्पत्ति होने लग गई नेचर से. तो वो जिस चीज़ से भी डरता था उसकी पूजा करनी शुरू कर दी. तो इस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मानती है कि रिलीजन की उत्पत्ति हुई. ओके. क्या ये जो मध्यकाल के में जो जिन रिलीजन का विकास होता है, या जैसे बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, जैनिज़्म है, इन पर भी लागू होगा? सर यहाँ पे भी मनुष्य, जैसे बुद्धिज़्म हुआ या जैनिज़्म हुआ, यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप नहीं है. तो मेरा मानना है ये एक विचारधारा के साथ उत्पत्ति हुई इन रिलीजन की. मगर अगर हम एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करें तो यहाँ पे मनुष्य को ही भगवान के रूप में देखा जाने लग गया, जो कि हमारे मैक्स मुलर भी फेटिज्म में बोलते हैं कि मनुष्य को जब पूजा जाने लग जाता है तो वो भी रिलीजन की उत्पत्ति है. तो मैं मानता हूँ कि इस काल में भी रिलीजन को जोड़ा जा सकता है एंथ्रोपोलॉजी से. क्या राष्ट्रवाद जब उदय होता है, नेशनलिज्म जब आता है, वह भी उन्हीं मानव विज्ञानी समाज में मानव विज्ञानी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही आता है, जैसा कि धर्म के मामले में होता है? जी सर. नेशनलिज्म की ग्रोथ भी, जो भी एक देश के प्रति प्रेम जगता है, वो भी मैं मानता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड ही है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन रेस जो होती है वो उसका प्रेम उसी चीज़ों से लगाव होता है जिससे वह बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है. तो नेशनलिज्म की उत्पत्ति भी, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हमारी एंथ्रोपोलॉजी से हम रिलेट कर सकते हैं. फरमान, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और हाल के जो प्रतिरोध और विरोध प्रदर्शन सारे देश में चल रहे हैं,
उनमें उत्तर प्रदेश अलग से दिखाई देता है, जहाँ पर कि इन प्रदर्शनों में भी हिंसा थोड़ी बहुत दिखाई दी है और इन प्रदर्शनों के दमन में भी हिंसा राज्य की तरफ से दिखाई दी है। इस योर स्टेट अ बैडली गवर्नड स्टेट, क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रदर्शन दूसरे राज्यों में हुए और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे थे और उनको मैनेज अच्छे से किया जा रहा था। पुलिस को कोई गोली नहीं चलानी पड़ रही थी, पुलिस को कोई हिंसा नहीं करनी पड़ रही थी। क्या आपको लगता है कि आपका राज्य इस तरह के प्रदर्शनों को प्रशासन के स्तर पर संभालने में अक्षम है? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश से नहीं, मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ। हरदोई अपने हरदोई सर मेरे माता पिता का जन्म स्थान है। चलिए आप उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में बोलना चाहूँगा कि अभी रिसेंट सीए प्रोटेस्ट जो भी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। प्रशासन की तरफ से पुलिस फोर्स को बहुत एग्रेसिवली यूज़ किया गया है, परंतु मेरा ये मानना है कि सरकार की जो भी नीति होती है वो देश समाज में या फिर लोगों की भलाई के लिए ही होती है। और जहाँ जहाँ हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे ऐसा नहीं है पर प्रशासन ने पहले से ही कार्रवाई नहीं की हुई थी। जैसे कि अगर धारा 144 लगा दी जाती है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट अलाउ नहीं होता, पर ऐसा देखा गया कि लोगों की तरफ से भी हिंसा वहाँ पे हुई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने, मैं कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने उन्होंने एक्सेसिव फोर्स का यूज़ किया है, जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस ने जो कदम उठाए उसकी मैं एक्सेसिव फोर्स की सराहना नहीं करूँगा, बट ये ज़रूरी है कि लॉ ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस फोर्स यूज़ करे। ठीक सर। फरमान, आप इलेक्शन कमीशन के स्वीप प्रोग्राम से जुड़े रहे थे। जी सर। SVEEP फुल फॉर्म क्या है इसका? सर इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर इलेक्टोरल एंड एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्या रहा आउटकम, वोटर्स में जागरूकता बढ़ी? जी सर, मैंने 2014 लोकसभा इलेक्शन में इसमें पार्टिसिपेट किया था ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उस समय वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टोरल जो आउटपुट था वो उससे पहले 57% था। तो इस स्वीप के माध्यम से हम लोगों के घर तक जाते थे, उनको अवेयर करते थे कि वोटिंग उनका राइट है। तो जब 2014 के रिज़ल्ट आए तो उसमें वोटिंग पर टर्नआउट 67% था वहाँ पे। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप लिया है लोगों को अवेयर करने से, उससे वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है। आप IT के विद्यार्थी रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति अविश्वास का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। जी सर। क्यों लोग ECI की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और निरंतर मुखर होकर कह रहे हैं कि ये मैनेजेबल है? सर जो भी EVM से रिलेटेड केस हमारे सामने आए हैं उसमें लोगों ने या फिर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये बोला है कि EVM में टैंपरिंग हो जाती है, उस वजह से ही लोगों में उसमें विश्वास मत कम हुआ है। परंतु EVM जो है 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इवन हर पोलिंग स्टेशन पे अपोजिशन पार्टी को भी उसकी वेरिफिकेशन चेक करवाती है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एक्चुअल होने से पहले। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो इलेक्शन कमीशन उस EVM मशीन को चेंज कर देता है। परंतु लोगों का विश्वास इस वजह से कम हो गया है क्योंकि कई जगह ये देखा गया है कि वोटर टर्नआउट पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही फेवर कर रहे हैं। परंतु मेरा मानना है कि EVM फुल प्रूफ है, अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं गया है बेस्ड ऑन चाहे वोटर टर्नआउट या टोटल जो अभी VVPAT इंट्रोड्यूस किया उसके अनुसार कि EVM में कोई टैंपर का केस आया हो सामने। नहीं, कुछ तो केसेस आए थे यूपी से कि एक बूथ से एक कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं मिला था, एक कैंडिडेट को। तो कैंडिडेट ने क्या अपना वोट भी अपने आप को नहीं दिया? सर माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके अवेयर नहीं हूँ इस बात के लेकर। ठीक है, आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। दयानंद सरस्वती की क्या भूमिका रही है भारतीय संस्कृति में, भारतीय राष्ट्र के विकास में? सर दयानंद सरस्वती एक बहुत सोशल रिफॉर्मर और फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज़ किया था। उसके बाद इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट को बोला जा सकता है, जो कि आइडियलिज्म के खिलाफ या हिंदू समाज में जो भी दुष्प्रवृत्ति यूज़ की जा रही थी उनके खिलाफ इन्होंने स्टार्ट किया था मिशन। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। जी सर। धर्मांतरण का रास्ता खोला था। जी सर। क्यों विवाद हो गया था? धर्मांतरण तो विभिन्न धर्मों में होता है, हिंदू धर्म में धर्मांतरण का विकल्प देने के बाद कंट्रोवर्सी क्यों हो गई? सर उस समय ये देखा गया था कि जो भी ब्रिटिश मिशनरीज़ आ रही थी वो लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित कर रही थी, तो लोगों ने क्रिश्चियन कन्वर्जन हो गया था क्योंकि वहाँ पे उनको थोड़े बेनिफिट मिल रहे थे।
तो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया था कि लोग वापस हिंदू धर्म में आए और उनका दोबारा से। एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में नृविज्ञान कहते हैं। जी सर। इस शब्द की बनावट क्या है, क्यों नृविज्ञान कहते हैं? सर एंथ्रोपोलॉजी की उत्पत्ति जो वर्ड हुआ है वो नर विज्ञान मतलब ह्यूमन रेस से स्टडी से ही है, जो कि उस पर ह्यूमन एवोल्यूशन की उत्पत्ति को दिखाता है। नव विज्ञान से यहाँ पे तात्पर्य यही है कि जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है और उसका एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है वो एंथ्रोपोलॉजी में दिखाई देता है। न्यूमिस्मेटिक आपका शौक है। जी सर। भारत में सबसे पुरानी मुद्राएं किस जमाने की मिली हैं? सर भारत में सबसे पुरानी पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं जो कि 5 सेंचुरी BC में है। क्या ये राज्य द्वारा जारी की जाती थी या नॉन स्टेट प्लेयर्स थे उसमें? सर पहले नॉन स्टेट प्लेयर्स ने भी अपने अपने किए हैं पंचमार्क कॉइन्स और राज्य ने दोनों ने किए हैं। राज्य द्वारा किए गए सबसे पुराने कॉइन्स कब के हैं? सर राज्य द्वारा किए गए इंडो ग्रीक पीरियड में सबसे पहले राज्य द्वारा निर्मित कॉइन्स देखे गए। मौर्य काल में क्या ऐसे कॉइन्स मौर्य साम्राज्य द्वारा जारी किया जाता था? सर मेटल कॉइन यूज़ नहीं हुए हैं शायद वहाँ पे, मुझे अवेयर पूरी तरह से नहीं हूँ इसको लेके। अच्छा, गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल अंग्रेज ने भी शुरू किया था और 19वीं सेंचुरी में गोल्ड इस वजह से काफ़ी महंगा होता जा रहा था, फिर उन्होंने सिल्वर स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया। आपने सुना है ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, सिल्वर स्टैंडर्ड क्या होता है? मुद्रा जारी करने के ये सब आधारभूत पैमाने हैं। जी सर मैंने सुना है इसके बारे में, बट मुझे पूरी तरह से डिटेल इसकी मालूम नहीं है कि स्टैंडर्ड कौन से क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न है, क्या आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में अध्ययन किया है? उन्होंने कहाँ अध्ययन किया था? सर भीमराव अंबेडकर में मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की थी। और कोई उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी किसी विषय में? क्या इकोनॉमिक्स में बीएससी किया था उन्होंने, ये सुना है? सॉरी सर मुझे नहीं पता उसका। ठीक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीएससी और एमएससी दोनों किया था और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स उनका स्पेशलाइजेशन था। क्यों हम इतिहास की किताबों में अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें याद नहीं रखते? सर क्योंकि BR अम्बेडकर का योगदान जो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में रहा है, तो लोग उसको याद ना करके ज़्यादातर उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ही देखते हैं, वही किताबों में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक। ट्रैवलिंग पसंद है आपको? जी सर। कहाँ गए लास्ट टाइम घूमने आप? सर लास्ट मैंने नवंबर में बिहार दर्शन किया था। ओके, ये बताइए मुझे कि ट्रैवलिंग का हमारे देश के GDP में कितना योगदान है? जो भी लोग घूमने फिरने जाते हैं, जो भी हमारे टूरिज़्म है, उसका GDP में क्या योगदान है? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर तो अभी याद नहीं है, मगर मैंने जाना प्रतिशत में बताइए। 16% आई थिंक GDP में योगदान है। 16% है। अभी भारत सरकार ने एक स्कीम बताई जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आप एक साल में 15 जगह घूमने जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट्स देंगी। क्या बेनिफिट्स हैं, कुछ आइडिया आपको? सर मैंने इस स्कीम के बारे में नहीं पढ़ा है अभी। अच्छा आप बताइए, अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने स्कीम जारी की है और उसमें बोला है कि अगर आप 15 जगह घूमने जाते हैं एक साल के अंदर तो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपके जो मतलब जो भी आपने खर्चा किया है उसमें इनकम टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट की जाएंगी, आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक साल में 15 छुट्टियाँ पे जाना? सर अगर किसी की रुचि है ट्रैवलिंग तो मैं मानता हूँ वो ट्रैवल कर सकता है। 15 क्या, वो काफ़ी ज़्यादा भी कर सकता है। एक जो बंदा काम करता है, जो जॉब में है, आपको लगता है उसे इतनी छुट्टियां मिल सकती हैं कि वो 15 जगह घूमने जाए? सर मेरे एक दोस्त हैं जो कि हर वीकेंड पे जो भी नियरेस्ट होता है तो वो जाते रहते हैं, तो मेरा मानना है वो मंथ में 3-4 वेकेशन कर लेते हैं ट्रैवलिंग। कितने लोग होंगे ऐसे 3-4 वेकेशन करने, मतलब महीने में आप कह रहे हैं? वीकेंड, हर वीकेंड वो जाते हैं ट्रैवलिंग। जैसे कहाँ घूमने चले जाते हैं? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसे भी वीकेंड कह देते हैं? नहीं सर, जो भी दिल्ली से नियरेस्ट है तो वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला है। अरे सर कहाँ पास है? इसमें तो आप धर्मशाला जाएंगे तो 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे आपके, 12 घंटे की तो ट्रैवलिंग एक तरफ की। सर फ्राइडे नाइट निकलते, सैटरडे पहुंच जाते हैं। अच्छा जी सर। और फिर संडे को वापस आके दिल्ली वापस आ जाते हैं, मंडे को फिर ऑफिस चले जाते हैं। मंडे मॉर्निंग वापस आ जाते हैं। ठीक ठाक हेल्थ रहती है उनकी? जी सर, एंजॉय कर रहे हैं वो। और कभी मतलब आप घूम सकते हैं साल में, मतलब 15 छुट्टियाँ ले सकते हैं जॉब से अपनी? सर मैंने मतलब जॉब में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता इसका, बट मैं 15 मानता हूँ। मेरे पर्सनली 15 में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आप IAS बन गए मान लीजिए, उसके बाद लगता है आप 15 हॉलीडेज़ कर पाएंगे साल के अंदर?
सर छुट्टी हो सकता है कि ना मिले मुझे 15 दिन। फिर तो आपकी हॉबी गई। सर बट हॉबी का उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 15 ट्रैवल करूँ 20 ट्रैवल करूँ। अगर मैं साल में एक भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरा मानना है। पर हॉबी का मतलब तो इतना सब कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं टाइम टाइम पे। जी सर हॉबी फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे कहीं घूमूं या फिर मंथली घूमूं। अच्छा। अगर मुझे 15 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है, जैसे सरकार में भी ईओएल का प्रावधान होता है, तो मैं 15-20 दिन का गैप लेके साल में अगर छुट्टी पे जाता हूँ तो मेरे को लगता है मैं अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलिए, आपने इंडिया के बारे में बताया, मुझे बताइए पाकिस्तान में जो उनका जीडीपी है उसमें जो ट्रैवलिंग है उसका कितना योगदान है? सर माफ़ी चाहूँगा, नहीं पता मुझे इसके बारे में। चलिए बांग्लादेश का बता दीजिए फिर। सर इसके बारे में भी नहीं सारे पड़ोसी देश हैं हमारे, इतने अच्छे रिलेशन है हमारे उनसे, ट्रैवलिंग में रुचि है तो आपको आइडिया होना चाहिए। पता। सर मैं पक्का इसको जाके वापस ज़रूर देखूंगा इसको चीज़। चलिए बांग्लादेश का बताइए फिर। सर नहीं पता मुझे इसके बारे में। उसका भी आइडिया नहीं है आपको? नहीं सर, सॉरी। अच्छा, आपको ये आइडिया है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में क्या योगदान है? जी सर एग्रीकल्चर अलाइड को लेते हैं तो 18% योगदान है हमारा। चलिए, थैंक यू मैम। फरमान, यस मैम। आप एक कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं। जी मैम। आप मुझे बता सकते हैं, एक मुद्दा उठा था प्रोप्राइटरी सीड्स को लेके, मालिकाना बीज, तो क्या इसमें इशू है, क्या मुद्दा है? और ये एनवायरनमेंट या की तरफ से, पर्यावरण की तरफ से अगर देखें तो अच्छा है बुरा है? मैम सॉरी, मैंने इसको तैयार नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है, मैं गलत नहीं बोलना पेप्सिको का चाहता। एक केस हुआ था, याद है आपको? पेप्सिको इंडिया ने केस किया था कुछ फार्मर्स पे। सॉरी मैम, याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं। एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही थी। मानव प्रोजेक्ट क्या है? सर मैम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये 2 तरीके का है, रीड एंड राइट का। तो अभी इससे बेस पर जो हमारा जीनोम का होता है उसको हम एक डाटाबेस बनाते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट है कि टिश्यू पे ही बेस्ड है ये, मतलब जीनोम तक हम जा ही नहीं रहे हैं। मानव ह्यूमन एटलस, जीनोम इंक्लूडेड है उसमें? यस मैम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए बताइए। मैं उसको 2 तरीके से, रीड एंड राइट, अभी रीड वाली कंडीशन में ही है, जैसे हम अपना प्रोजेक्ट जितने भी जीनोम बेस पेयर होते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम इसको स्टडी कर सकें। इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ फॉलआउट्स हो सकते हैं ऐसा एक प्रोजेक्ट होने के? मैम ये देखा गया है कि इसके कारण जो भी स्टडी हमारी होते हैं तो उसमें एक एम्ब्रियो से ज़्यादा हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ बोला जाता है कि हम एक ह्यूमन लाइफ ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट है ये। और भी कुछ इशू हो सकता है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, उस सब को लेके? यस मैम, क्योंकि हम एक डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी के भी अगेंस्ट हो जाता है कि किसी भी मनुष्य के विल के खिलाफ अगर हम उसको किसी और कार्य में यूज़ करें तो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। ठीक है। आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा बहुत सुर्खियों में था चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेके। यस मैम। क्या है अभी वहाँ की चाइल्ड सेक्स रेशियो? अभी 2019 का जो लेटेस्ट डाटा है वो 924 चाइल्ड सेक्स रेशियो है। और नेशनल 914 है। तो 940 आइडियल मानी जाती है? नहीं मैम, अभी भी, क्योंकि अगर देखेंगे हम जो सेंसस 2011 में जब हरियाणा का सेक्स रेशियो था वो 857 था। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर लॉस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट किया है, जिसकी वजह से हमारे हरियाणा का सेक्स रेशियो अभी 924 हो गया है। सबसे ख़राब कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी सेक्स रेशियो के मामले में? मैम गुड़गांव ही सबसे ख़राब थी पहले। गुड़गांव थी? वन ऑफ द ख़राब थी। 857 अभी भी वहाँ का सेक्स रेशियो है। ठीक है। महेंद्रगढ़ सुना था मैंने वैसे। जी मैम, महेंद्रगढ़ का भी था। चलिए ठीक है। अभी सॉरी मैम, एक ऐड ऑन करना चाहूँ, क्योंकि 2019 का जो डाटा हुआ है उसमें महेंद्रगढ़ और करनाल जो पहले बहुत डिस्ट्रिक्ट था अब इम्प्रूव कर दिए। हाँ, अभी करंट में गुड़गांव का है। ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा और कोई स्कीम्स बताइए इस तरफ जो सरकार ने लिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की थी, उसके बाद सेल्फी विद डॉटर भी एक इनिशिएटिव लिया गया था। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो लॉ है हमारे
कल उसको हाई ज़्यादा रेगुलेट किया है। मैं स्कीम्स बस नाम पूछ रही थी। Self सेल्फ Favor- फेवर्ड डॉटर तो स्कीम नहीं है ना, जो आपने आगे बताया वो कोई स्कीम है? मैम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, उसको भी आपने उसको गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए उसको भी स्टार्ट किया। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि हरियाणा में खप पंचायत के कुछ मामले सामने आए जी, थे, मैम। चाइल्ड सेक्स रेशियो के ऊपर इशू उठता रहता है, फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, इन सब चीज़ों की मूल वजह क्या है? मैम जो अगर हम समाज को देखते हैं उसको सबसे बड़ा कारण है पैट्रियार्की, जो कि गर्ल चाइल्ड को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि उनका मानना है कि एक गर्ल चाइल्ड बर्डन होता है फैमिली के ऊपर और हमारी जो मेल चाइल्ड को ही बढ़ावा तो इतनी सारी स्कीम्स चलाने की बजाय हमें इस तरफ कदम नहीं उठाने चाहिए कि पेट्रियार्की की तरफ लोगों में जागरूकता बढ़े, उन्हें पता चले कि गलती विशेषकर कहाँ पे हो रही है, हमें तो रूट पे स्ट्राइक करना चाहिए ना। मैम बिल्कुल सही बात है, मगर ये जो पैट्रियार्की है बहुत जड़ों में बसी हुई है। जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं आएगी या फिर लोगों को अवेयर नहीं कर जाएगा कि गर्ल चाइल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो उसको भी खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे स्टेप लिया जाता है, अगर ऑल ऑफ सडन किस पे इम्पोज कर दिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा मानना। ठीक है, थैंक यू। फरमान, यस सर। आपने आईटी से इंजीनियरिंग की हुई है, जी सर। तो मुझे ये बताइए कि 0 डे वनरेबिलिटी क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में? सुना है आपने? सर सुना है बट मुझे पता इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन से क्या समझते हैं? सर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है कि सिर्फ इसका कोई भी लीक नहीं कर सकता, ये सिर्फ दो लोगों के माध्यम जो बात हो रही है उन तक ही होगा और वो ही सिर्फ पता कर सकते हैं कि क्या बात हो रहा है, थर्ड पार्टी इसको नहीं जान सकती। कोई एग्जांपल मुझे दे सकते हैं? सर जैसे व्हाट्सएप में अभी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, इसको लेके कंट्रोवर्सी भी है, टिकटॉक। जी सर। तो क्या है ये टिकटॉक? सर टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है जिसमें लोग कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि आज पूरे युग में एक आदत सी बन गई है लोगों की। हर जगह देखा गया है कि टिकटॉक का बहुत यूज़ हो रहा है। ये चाइनीज़ कंपनी का नाम बता सकते हैं जो टिकटॉक की ओनर है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि आप एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, जी सर। तो एंथ्रोपोलॉजी में अगर जब फील्ड रिसर्च करते हैं तो किस तरीके की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं? सर इसमें बहुत तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे कि पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन होती है, केस स्टडी होती है, क्वेश्चनियर होता है, शेड्यूल होता है या फिर जीनोलॉजी होती है। सबसे बेस्ट किसे माना गया है? सर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन जो होती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद फील्ड पे होता है तो लोगों का खुद पर्सनली अध्ययन कर सकता है, तो जब तक पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो बेटर रिजल्ट हम कम। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि बायस आ जाता है बिकॉज रिसर्चर खुद आप एक पार्टिसिपेंट है इसमें। सर बायसनेस मैं मानता हूँ कि किसी भी टेक्निक में आ सकती है, मगर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वर में क्योंकि किसी कल्चर को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत बेहतर तरीके से जान सकता है और अगर कोई गलती भी हो रही है तो लोगों को समझा सकता है या फिर क्वेश्चनर अलग तरीके से उनके अकॉर्डिंग पुट कर सकता है, तो बायसनेस हो सकती है बट रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है फरमान, आप मुझे ये बताइए कि पश्चिम एशिया जी सर को लेके भारत के क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीय विदेश नीति के? सर पश्चिम एशिया भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्टर कंट्री है और पश्चिमी देश जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया या फिर ईरान हो गया, इराक हो गया, ऑयल रिच नेशन है। तो हमारे इसकी अगर इसमें आपको बताना हो मुझे 3 सबसे महत्वपूर्ण देश भारत की विदेश नीति के पर्सपेक्टिव से, तो कौन से 3 देश होंगे? सर मैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया को बोलना चाहूँगा, सेकंड यूएई को, थर्ड इजराइल को। और ईरान आप कहीं नहीं रखेंगे? सर मैं टॉप 3 में नहीं रखूँगा क्योंकि अभी जो ईरान पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो हमारी जो मेजर होता था ऑयल की वजह से ही बहुत स्ट्रांग रिलेशन थी, बट अभी रिसेंटली में ईरान पे जो भी लगाई गई है यूएस द्वारा प्रतिबंध, उसके ईरान से हम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहाँ हो रहे हैं? सर हांगकांग में। हांगकांग में, और क्या वजह है इन प्रोटेस्ट की? सर ये सिविल अपराइजिंग है बट मुझे अच्छे से ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UNFCCC की हुई है, आप बता सकते हैं कहाँ हुई है ये? सर कैटोविश पोलैंड में।
चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप हरियाणा से आते हैं। जी सर। हरियाणा सरकार ने कुछ साल पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया लेके आ गए थे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए। जी सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि अब ये एजुकेशनल क्राइटेरिया एमएलए और एमपी के इलेक्शन पे भी लगा दिया जाए, जिससे कि हमारे एमएलए और एमपी ज़्यादा बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सकें? सर मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है, राइट टू इलेक्शन, वो किसी को भी दिया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम कोई एजुकेशन ला देते हैं क्राइटेरिया, जैसा कि लोकल पंचायत पोल्स में देखा गया था, तो हमारी अधिकतर पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम उनसे एक अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि क्राइटेरिया डायरेक्टली इम्पोज करना थोड़ा सही कदम नहीं है, बट धीरे धीरे हमको ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि एजुकेट पीपल हमारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें या कैंडिडेट हमारे एजुकेटेड हो। ठीक है सर। फरमान, मुझे बताइए कि ये जो हाल फिलहाल में बार बार इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है अर्बन नक्सलिज्म, जी सर। इसका वास्तविक मतलब क्या है? सर अभी जो रिसेंट फिनोमिना देखा गया अर्बन नक्सलिज्म का, जो भी लोग इंटेलेक्चुअल क्लास है उनके लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि देश के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको अर्बन नक्सल हर कोई कहा जा रहा है। जैसे कि देखा गया है कि सरकार की तरफ से जो आया है कि अर्बन नक्सल्स जेएनयू वाले हैं या फिर अलग इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो अभी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनको अर्बन नक्सल बोला जा रहा है। चलिए, उन लोगों के खिलाफ तो मान लेते हैं गलत है, लेकिन ये किनके खिलाफ सही है? क्या है फिनोमिना, क्या है? सर अर्बन सरकार का क्या दावा है? सर सरकार का दावा है कि ये लोग देश हित में बात ना करके देश को टुकड़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को विभाजित कर रहे हैं। चलिए फरमान, जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतने शताब्दियों से ये जो आसमान है उसका रंग नीला है, आपको ये अवसर दिया गया है कि आप इस आसमान का रंग बदल सकें, कौन सा रंग रखेंगे? सर मेरा मानना है प्रकृति में कोई भी चेंज एक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तो अगर नीला रंग है तो मैं नीला ही रखना चाहूँगा आसमान का रंग। फिर भी आपके पास, आपको बदलना ही है, ये आपको दी गई स्थिति है कि बहुत दिन हो गए, आप इसको बदलिए, और आपको नीले के अलावा कोई चुनना है। भाई घर का पेंट तो बदलते हैं ना, तो क्या रखेंगे? सर अगर मुझे ऐसी कोई पावर दी जाए तो मैं सफ़ेद रंग रखना पसंद करूँगा। सफ़ेद रंग तो रंग का ना होना है, क्यों सफ़ेद करना चाहते हैं? सर मुझे लगता है जो सफ़ेद रंग अमन शांति का प्रतीक है, तो आसमान में मैं अमन शांति का ही। ठीक है फरमान, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। शुक्रिया।